वी स्टार्ट द क्लास। और जैसा कि मैंने आपको पहले अभी कहा भी कि जो सब्सटैंटिव लॉ के सब्जेक्ट्स हैं, जो एक्ट्स हैं, उनको तो डायरेक्टली जब टीचर आपको पढ़ाएगा, किताब आप बार बार पढ़ेंगे तो यू अंडरस्टैंड। लेकिन प्रोसीजरल लॉ में अनलेस एंड अनटिल यू आर अ प्रैक्टिसिंग लॉयर तो थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी। इसीलिए हम लोग सीआरपीसी को बार बार एक ही चीज़ को बार बार कर रहे हैं, ताकि जो वो ड्रॉबैक है नॉट बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर वो थोड़ा सा आपको दूर हो जाए। इसलिए कोई चीज़ अगर हम लोग बार बार रिपीट करें तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि वो डेलिबरेटली की जा रही है ताकि बात आपको समझ में आए। बार बार स्टेप्स, बार बार मेन प्रोविजंस जो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल हम लोगों ने एक ओवरव्यू किया था। नाउ टुडे वी स्टार्ट विद सेक्शन 2। देखिए रहा तो सेक्शन 2 में सेक्शन 2A, सेक्शन 2B, सेक्शन 2C, सेक्शन 2D, सेक्शन 2D एक्सप्लेनेशन क्लॉज, स्पष्टीकरण जो है सेक्शन 2D में, सेक्शन 2H, सेक्शन 2L, सेक्शन 2R, सेक्शन 2W, सेक्शन 2WA एंड सेक्शन 2X। बेटा बेयर एक्ट देखिए जरा, लिखिए तो फटाफट इसके आगे क्या है इनमें, इन सेक्शंस में क्या लिखा हुआ है जो मैंने आपको लिखाया अभी। सेक्शन 2G भी लिख लीजिए, सेक्शन 2G, सेक्शन 2N, M के बाद N, सेक्शन 2N, फटाफट इनके आगे लिखिए तो इनमें क्या है, और लिखकर तुरंत बताइए कि आपने इसको लिख लिया है। किया कब सबने कर लिया? किया आप लोगों ने इसको? ओके, और आशीष ने किया, बाकी लोग? ओके, करिए करिए। ओके, किया कर रहे हैं अभी आप लोग अभी?
डन, ओके। बाकी लोगों ने भी कर लिया। हम लोग कई बार रिपीट कर चुके हैं, आपको एकदम याद हो जाना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट बेयर एक्ट दे के लिख लीजिए कि सेक्शन में क्या है। ओके, तो बेसिकली सेक्शन 2 इज द डेफिनेशन क्लॉज। जो परिभाषाएं दे रखी हैं उसको लेकर सेक्शन 2 है। और जो डेफिनेशन है, अगर कोई और अर्थ नहीं लिखा हुआ है, अगर डेफिनेशन में कोई और अर्थ नहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए कोड आप पढ़ रहे हैं आगे, तो किसी वर्ड का अगर अन्य अर्थ लिखा हुआ है उस प्रोविजन में, तो वही अर्थ माना जाएगा। और अगर वो बात नहीं लिखी हुई है, तो जो आपका इस डेफिनेशन क्लॉज में लिखा है वो अर्थ माना जाएगा उसका। तो सेक्शन 2 इज बेसिकली बेलेबल ऑफेंस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो उसकी डेफिनेशन वही है, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस की। एन ऑफेंस जैसा कि फर्स्ट शेड्यूल में डिफाइंड है, या फिर एनी अदर लॉ। कोई ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, जैसा फर्स्ट शेड्यूल में लिखा हुआ है उस कैटेगरी माना जाएगा वो, या फिर किसी अन्य लॉ में लिखा हुआ है, एनी अदर लॉ। किसी अन्य एक्ट का अगर कोई ऑफेंस है, उसमें लिखा हुआ है कि बेलेबल माना जाएगा तो फिर बेलेबल माना जाएगा, नॉन बेलेबल लिखा हुआ है तो नॉन बेलेबल माना जाएगा। ठीक। तो फर्स्ट शेड्यूल बेसिकली आईपीसी के लिए है, लेकिन अगर कोई अन्य ऑफेंस ऐसा है जो कि आईपीसी का नहीं है, दूसरे एक्ट का ऑफेंस है, और उस दूसरे एक्ट में ये नहीं जिक्र है कि ये ऑफेंस बेलेबल है कि नॉन बेलेबल है, तो फिर फर्स्ट शेड्यूल के जो लास्ट में लिखा हुआ है, जो हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, जिन ऑफेंसेस में सजा 3 साल से ज्यादा की है वो होंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस, और जिनमें 3 साल से कम की सजा है वो बेलेबल ऑफेंस। ये क्राइटेरिया उन ऑफेंसेस के लिए है जो आईपीसी के नहीं है, दूसरे एक्ट से ऑफेंस बने हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, उस एक्ट में ये कैटेगराइजेशन नहीं कर रखा है कि बेलेबल होगा कि नॉन बेलेबल होगा। उस परिस्थिति में अगर ऑफेंस में सजा 3 साल से ज्यादा की है तो नॉन बेलेबल माना जाएगा, और 3 साल से कम है तो बेलेबल। ग्रेविटी वाला तो है इशू जो आपका है। तभी हम लोग फास्ट पहले सारा जितने सेक्शंस ले डिस्कस कर लें उसको। 2B क्या है? 2B चार्ज, आरोप। तो चार्ज जो परिभाषित नहीं किया गया डेफिनेशन क्लॉज में, सिंपली ये लिखा हुआ है, चार्ज इंक्लूड्स मोर देन वन हेड्स। मतलब जो आरोप किसी पर बनाया जा रहा है तो एक हेड में कई चार्ज लगाए जा सकते हैं, जैसा कि उन्होंने लिखा हुआ है, चार्ज इंक्लूड्स एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। तो इसमें चार्ज की कहीं डेफिनेशन नहीं है कि आरोप आप किसे कहेंगे, वो केवल हेड्स की बात कर रहा है कि कितने हेड्स में चार्ज आपका आरोप लगाया जाएगा। यहाँ पर चार्ज का मतलब बेसिकली फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, जो न्यायालय आरोप निर्धारित करता है, फ्रेम करता है ट्रायल के दौरान। तो 2D के साथ लिख लीजिए सेक्शन 211 और सेक्शन 216। तो कई बार आता है डिफाइन चार्ज या राइट शॉर्ट नोट्स ऑन चार्ज, तो आपको लिखना होगा कि चार्ज को डिफाइन नहीं किया गया है, सिंपली बट 2D में लिखा हुआ है चार्ज इंक्लूड करेगा हेड्स ऑफ चार्ज, अगर मोर देन वन है तो आपको लिख देना है। चार्ज बेसिकली वह आरोप है एक्यूज पर, आरोपी पर, कि आपके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है, आपने ये अपराध किया है। तो बेसिकली उसी पर ट्रायल चलता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है
उसी पर ट्रायल चलता है। और जो चार्ज फ्रेम होता है वो न्यायालय करता है दोनों पक्षकारों के सामने, डिफेंस वकील भी और प्रोसिक्यूशन वकील भी, अभियोजन पक्ष का वकील भी और डिफेंस लॉयर भी, और एक्यूज भी वहां पर होता है। कारण इसलिए क्योंकि जो अब ट्रायल चलेगा, विचारण चलेगा, तीनों पक्षकारों को, मतलब बचाव पक्ष, अभियोजन पक्ष और आपका जज, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस, तीनों को पता रहता है कि हमारे ऊपर क्या आरोप लगा है। बचाव पक्ष को मालूम रहता है कि हमको अपने बचाव में क्या करना है, व्हाट आई हैव टू डिफेंड। ये आरोप लगता है उसे डिफेंड करना, बाकी सब आपकी चीजें बेकार हो गई। तो एग्जैक्टली जो क्लियर होता है कि मुझे डिफेंड क्या करना है। और प्रोसिक्यूशन को लगता है, को पता रहता है कि उसे आखिर साबित क्या करना है। और कोर्ट के दिमाग में क्लियर रहता है कि जो मानिए कि ऑफेंस लगा 302 का, तो 302 के जो इंग्रेडिएंट्स हैं, केवल उसी के बारे में अपना वो ध्यान आकर्षित रखता है कि 302 के ऑफेंसेस इसमें, एलिमेंट्स इसमें हैं कि नहीं है। इसलिए आपका, फिर आपका नेक्स्ट है 2C। 2C बेसिकली लिखा हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध। इसका अर्थ वही चीज जो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर में है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होता है जैसा कि शेड्यूल 1 में निर्धारित है। किसी अपराध को जो बात शेड्यूल 1 में जैसे लिखी होगी वैसे ही उसको माना जाएगा कि वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं है। अगर शेड्यूल 1 में लिखा हुआ है कि नॉन कॉग्निजेबल तो नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल तो कॉग्निजेबल, या फिर अन्य किसी विधि में निर्धारित है। आईपीसी के देखिए, सीआरपीसी इज बेसिकली फॉर आईपीसी, तो ये आईपीसी के ऑफेंसेस को बताता है कि कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है कोई ऑफेंस। तो जो फर्स्ट शेड्यूल लिखा हुआ है वही माना जाएगा। किसी अन्य लॉ की बात है तो जैसा उस लॉ में लिखा होगा, जैसा उस कानून में लिखा होगा कि ये अपराध संज्ञेय अपराध है कि असंज्ञेय अपराध है, और ना वो अपराध आईपीसी में है ना दूसरे एक्ट का अपराध है, लेकिन उस एक्ट में यह कैटेगराइजेशन नहीं किया गया है कि यह संज्ञेय है कि असंज्ञेय है, तो फिर फर्स्ट शेड्यूल के जो अंत में लिखा हुआ है, अगर किसी अपराध में सजा 3 साल से ज्यादा है तो वह कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, 3 साल से कम हो तो असंज्ञेय अपराध होगा, जो क्राइटेरिया बेलेबल नॉन बेलेबल में है। अभी दोनों पर मैं शॉर्ट नोट्स आपको लिखाऊंगा क्योंकि इसके और फीचर्स हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस का दूसरा मेन फीचर क्या है, इसमें पुलिस कैन अरेस्ट विदाउट वारंट। वे अपराध जिसमें कि पुलिस बिना वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में बिना वारंट के गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। ये उसका फीचर है। इसके और कोई फीचर्स हैं जो कि डेफिनेशन क्लॉज के बाहर हैं, तो मैं आपको अभी शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगा इसका, कॉग्निजेबल ऑफेंस का और बेलेबल का, तब आपको बात समझ में आएगी। अभी केवल हम लोग डेफिनेशन क्लॉज जो लिखा हुआ उसको डिस्कस कर रहे हैं। अब इसके अलावा आपका 2D। 2D में क्या है, कंप्लेंट केस, परिवाद। जैसे हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि क्रिमिनल लॉ के तहत, आपराधिक विधि के तहत, या क्रिमिनल लॉ हरकत में तभी आता है जब किसी कृत्य को लेकर कोई एफआईआर हुआ हो या फिर किसी कृत्य को लेकर कोई कंप्लेंट दाखिल हो, तब जाके वो 190 में संज्ञान की कैटेगरी में जाएगा। तो कंप्लेंट इसलिए इंपॉर्टेंट है आपका। तो कंप्लेंट किसे कहते हैं, एनीथिंग मेड, एनी एलिगेशन मेड ओरली और रिटन। कोई एलिगेशन लगाया जाए, कोई आरोप लगाया जाए लिखित रूप से या मौखिक रूप से, अगेंस्ट
एनी पर्सन नोन और अननोन जिसका तात्पर्य ये हो। अच्छा, कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने होगा। कोई भी एलिगेशन मजिस्ट्रेट के सामने लगाया जाए, ओरली और लिखित रूप में, किसी नोन या अननोन व्यक्ति दोनों हो सकता है, नोन व्यक्ति भी और अननोन व्यक्ति दोनों हो सकता है, जिसका उद्देश्य हो कि इस कोड, इस जो आपका सीआरपीसी है, इसके तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। बट इट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट जो होती है, जिसे आप चार्जशीट कहते हैं, 173(2) में जो पुलिस रिपोर्ट होती है, उसका उद्देश्य भी क्या होता है? एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस जो है अपनी पुलिस रिपोर्ट पेश करती है 173(2) मजिस्ट्रेट के सामने। उस पुलिस रिपोर्ट का उद्देश्य क्या होता है? मजिस्ट्रेट के सामने जो पुलिस रिपोर्ट पुलिस पेश करती है, उसका भी उद्देश्य यही होता है कि जिनको आरोपी, जिसके खिलाफ चार्जशीट लगाया है पुलिस ने अन्वेषण करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद, और मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है, जिसका उद्देश्य यह होता है कि मजिस्ट्रेट उन आरोपी व्यक्तियों के ऊपर सीआरपीसी के तहत कार्रवाई करे, उनका ट्रायल करे, उनको दोषी बनाए। वही काम कंप्लेंट का है। जो 2D में परिवाद की बात की जा रही है, कंप्लेंट इज बेसिकली एलिगेशन, पहली चीज आरोप, ओरली और रिटन। तीसरा, बिफोर मजिस्ट्रेट with the purpose that action shall be taken against that person, known or unknown। तो पहला चीज एलिगेशन, दूसरा ओरल और रिटन, तीसरा बिफोर मजिस्ट्रेट, चौथा उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि सीआरपीसी के तहत उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाए। चौथा, नोन पर्सन या अननोन पर्सन, किसी व्यक्ति के खिलाफ हो सकता है, नोन भी हो सकता है, अननोन भी हो सकता है। और पांचवा, उसमें पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होगा। तो ये आपका कंप्लेंट है। और इसमें हिडन बात यह कि कंप्लेंट भी हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस का ही होता है, इसलिए 190 में दिया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस का ही कंप्लेंट भी होता है। तो इस कंप्लेंट में सेक्शन 2D में आपने देखा कि कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने होगी, किसी व्यक्ति द्वारा, इस उद्देश्य की उसकी जिनके खिलाफ कंप्लेंट किया गया है उनके खिलाफ मजिस्ट्रेट कार्रवाई करे, मतलब 190 में संज्ञान लेके कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है, जबकि पुलिस रिपोर्ट का भी उद्देश्य यही होता है कि मजिस्ट्रेट उस पर कार्रवाई करे। लेकिन पुलिस रिपोर्ट की प्रक्रिया क्या है? वो एफआईआर के बाद है। 154 में एफआईआर होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, 173(2) में पुलिस रिपोर्ट पेश होगी, तब वो मजिस्ट्रेट के सामने जाएगा 190 में और उसकी कार्रवाई चलेगी। और कंप्लेंट केस में पुलिस को बाईपास कर देता है व्यक्ति। कंप्लेंट व्यक्ति सीधे मजिस्ट्रेट के सामने करता है कि इन व्यक्तियों ने यह अपराध किया है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो आप देखेंगे कंप्लेंट केस जब होगा तो उसमें सेक्शन 200, 201, मतलब 200, 201, 202, 203 ये वाली प्रक्रिया चलेगी। 200, 201, 202, 203 कंप्लेंट केस में ये 4 प्रोविजंस अप्लाई होते हैं। और फिर 190 का संज्ञान 190A। और पुलिस रिपोर्ट में क्या होता है? एफआईआर, पुलिस रिपोर्ट, 190 में संज्ञान, सीधे 204। 204 का मतलब मजिस्ट्रेट जब आरोपी व्यक्ति को सम्मन जारी करता है या वारंट जारी करता है, ट्रायल के लिए बुलाता है। तो कंप्लेंट केस क्या है? वो पुलिस रिपोर्ट से अलग है, क्योंकि दोनों की प्रक्रिया अलग है ट्रायल की आगे। मजिस्ट्रेट जो एक्शन लेगा
कंप्लेंट केस में आवश्यक है कि मजिस्ट्रेट सेक्शन 200, 201, 202, 203 का प्रक्रिया का पालन करके 204 पे जाएगा। पुलिस रिपोर्ट जो आपकी है उसमें संज्ञान ले लेगा, संज्ञान लेने के बाद सीधे 204 में समन करेगा या वारंट इशू करेगा। और फिर आप देखेंगे आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो ट्रायल का प्रोसीजर भी अलग है। कोई भी आपराधिक प्रक्रिया जो कंप्लेंट के जरिए आई है, किसी व्यक्ति ने सीधे मजिस्ट्रेट सामने कंप्लेंट किया है, उसका ट्रायल का प्रोसीजर अलग है, हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो। और कोई चीज पुलिस रिपोर्ट के जरिए आई है, एफआईआर फिर पुलिस रिपोर्ट 190 और फिर उसका ट्रायल का प्रक्रिया अलग है, इसलिए डिफरेंसेस में कहा कि पुलिस रिपोर्ट इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि कंप्लेंट में भी यही होता है, पुलिस रिपोर्ट में यही होता है। पुलिस रिपोर्ट में क्या होता है, चार्जशीट लगाती है पुलिस, मतलब पुलिस ने एलिगेशन, देखिए पुलिस हमेशा एक पक्षकार है। पुलिस जो चार्जशीट लगाती है इसका अर्थ ये नहीं है कि वो व्यक्ति दोषी हो गया। जैसे कंप्लेंट के केस में एक व्यक्ति एलिगेशन लगाता है, वैसे पुलिस रिपोर्ट में पुलिस आरोप लगाती है किसी व्यक्ति के ऊपर, इस व्यक्ति ने ये काम किया है। मजिस्ट्रेट के सामने रिपोर्ट पेश करती है और कहती है कि ये इस व्यक्ति ने ये अपराध किया है और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। यही काम कंप्लेंट केस में प्राइवेट व्यक्ति भी करता है। तो दोनों दोनों कंप्लेनेंट, शिकायतकर्ता दोनों हुए। कंप्लेंट केस में प्राइवेट व्यक्ति शिकायत करता है और पुलिस केस में पुलिस शिकायत करता है। दोनों का उद्देश्य है कि मजिस्ट्रेट में संज्ञान लेकर आगे ट्रायल करें, उनको दोषी सिद्ध करें। तो कंप्लेंट केस इज डिफरेंट, पुलिस रिपोर्ट अलग है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे 173 2R जो आपका है। तो कंप्लेंट केस आएगा तो बाकायदा सबको ब्रेक करके फिर बताएंगे आप पुलिस रिपोर्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी प्रक्रिया अलग अलग है, पुलिस रिपोर्ट के अलग, कंप्लेंट केस के अलग। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन में चीज बताया, ऊपर लिख दिया गया है कि कंप्लेंट डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, क्योंकि कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हो रही है, लिखा नहीं है, लेकिन कंप्लेंट मतलब जो एलिगेशन है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का होना चाहिए। एक्सप्लेनेशन जो आपको लिखा हुआ है वो पुलिस रिपोर्ट के बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि डेफिनेशन में ऊपर बता दिया है कंप्लेंट में कि कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं होगी, लेकिन एक परिस्थिति में पुलिस रिपोर्ट जो है वो कंप्लेंट मानी जाएगी। जो एक्सप्लेनेशन दे रखा है उसमें क्या लिखा हुआ है, अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है, इन्वेस्टिगेशन क्या होगा, एफआईआर दर्ज होगी, 154 में एफआईआर दर्ज होगी, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। लेकिन जब इन्वेस्टिगेट करती है तो उसको पता लगता है कि इसमें संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है, मतलब जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में जो संज्ञेय अपराध के कैटेगरी दे रखा है, उस कैटेगरी में अपराध नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। पुलिस ने कहा कि इसमें तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है। तो अगर पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और यह पाती है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, तो पुलिस की वह रिपोर्ट कंप्लेंट माना जाएगा 2D में, और पुलिस अधिकारी कंप्लेनेंट माना जाएगा, और फिर प्राइवेट सिस्टम आ जाएगा उसमें। तो फिर उसमें प्रक्रिया लागू होगी 200, 201, 202, 203 वाली। मतलब कहने का कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि संज्ञेय अपराध नहीं हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल अपराध कारित हुआ है, तो उस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उस पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट केस माना जाएगा, उस पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट माना जाएगा और उस पुलिस ऑफिसर को शिकायतकर्ता कंप्लेनेंट माना जाएगा। अर्थात उसकी प्रक्रिया सेक्शन 200, 201, 203 के द्वारा पारित होकर चलेगी और उसका संज्ञान मजिस्ट्रेट 190 1A मिलेगा ऑन कंप्लेंट केस का, और आगे उसका ट्रायल भी वैसे ही चलेगा।
तो ये चीज़ आपको देख लेनी है कि कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट शामिल नहीं है। अगर पुलिस रिपोर्ट में कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हुआ है, लेकिन अगर पुलिस रिपोर्ट में आफ्टर इन्वेस्टिगेशन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज हुआ है, सामने आया है, तो वह कंप्लेंट माना जाएगा और पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता माना जाएगा। 2D। ठीक। अब इसके आगे नेक्स्ट क्या है? 2G। 2G में क्या है? इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। इसको ब्रेकअप करिए तो इंक्वायरी आपका है 2G में, पहला एलिमेंट क्या है? एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, विचारण के अतिरिक्त कोई भी इंक्वायरी, नंबर एक। दूसरा, कंडक्टेड अंडर दिस कोड, मतलब सीआरपीसी के तहत की गई कोई भी कार्रवाई, सीआरपीसी के तहत की गई कोई भी कार्रवाई। और तीसरा, बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट, मजिस्ट्रेट द्वारा या न्यायालय द्वारा। मतलब पहली चीज, इंक्वायरी हमेशा या तो मजिस्ट्रेट करेगा या न्यायालय करेगा, पुलिस कभी इंक्वायरी नहीं करती है। पुलिस हमेशा इन्वेस्टिगेट करेगी। इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी में अंतर है। तो फर्स्ट चीज क्या है आपका? 2G में इंक्वायरी की बात कर रहा है। एनी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, बहुत की वर्ड है, हम लोग जिस पर आ रहे हैं। एनी इंक्वायरी, एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, नंबर एक। दूसरा, डन अंडर सीआरपीसी, और तीसरा बाय मजिस्ट्रेट और कोर्ट। तो इंक्वायरी हमेशा कोर्ट या मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। आप कह रहे हैं कि पुलिस इंक्वायरी हो रही है, पुलिस कभी इंक्वायरी नहीं करती है, पुलिस हमेशा इन्वेस्टिगेशन करती है। और इन्वेस्टिगेशन का भी एक खास अर्थ है उसका। तो लिखा हुआ है एवरीथिंग, एवरी इंक्वायरी मेड बाय मजिस्ट्रेट अदर देन ट्रायल। इस पूरे सीआरपीसी की प्रक्रिया के तहत मजिस्ट्रेट को जहां जहां भी अधिकार मिला हुआ है, मजिस्ट्रेट कोई भी पूछताछ करता है ट्रायल को छोड़कर, तो वो इंक्वायरी के डेफिनेशन में आएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ? व्हाट इज डू बाय ट्रायल? ट्रायल भी मजिस्ट्रेट करता है, तो ट्रायल भी मजिस्ट्रेट करता है। ट्रायल का मतलब होता है द प्रोसीडिंग्स या इंक्वायरी अंडरटेकन बाय द मजिस्ट्रेट और द कोर्ट फॉर फाइनलाइजिंग द गिल्ट और इनोसेंस, वो ट्रायल कहा जाता है। ट्रायल का मतलब है मजिस्ट्रेट के सामने वह प्रक्रिया, प्रक्रिया के वह बिंदु जिसका उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति की दोष सिद्धि या उसको एक्विटल साबित करना। मतलब अगर मजिस्ट्रेट कोई पूछताछ करता है ट्रायल के मतलब प्रोसीडिंग्स के दौरान, जिसका उद्देश्य यह है उस बात से पूछने का, या तो इसको दोष सिद्धि करेगा या इसको छोड़ देगा, तो मजिस्ट्रेट का वह एक्ट जो गिल्ट या एक्विटल, जो कन्विक्शन या एक्विटल से जुड़ा हुआ है, मजिस्ट्रेट का वह कृत्य जिसका उद्देश्य या तो कन्विक्ट करना है या एक्विटल करना है, तो मजिस्ट्रेट की वह एक्टिविटी, मजिस्ट्रेट की वह पूछताछ, वो ट्रायल में आती है। लेकिन मजिस्ट्रेट ट्रायल के दौरान या किसी प्रक्रिया के दौरान अन्य कई बातें पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए कोई पेश हुआ एक्यूज मजिस्ट्रेट के सामने, उस पर 302 का मुकदमा चल रहा है, तो अगर मजिस्ट्रेट ये पूछता है कि आपको इस मुकदमे, आप पर जो आरोप लगा है इसके बारे में आपको क्या कहना है, तो ये जो बयान ले रहा है, ये जो पूछताछ कर रहा है, उसके पीछे ये जानना है कि इस व्यक्ति ने
वो अपराध किया है कि नहीं किया है, या पूछता है कि उस रात आप कहाँ थे, आप किसके साथ थे। तो इस सारा जो पर्पस इंक्वायरी पूछताछ है वो इस उद्देश्य से है, यह पता लगाना कि उस व्यक्ति ने यह अपराध किया है कि नहीं किया है। तो ट्रायल का मतलब होता लिखा हुआ इसमें, इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल। ट्रायल एक तरीके से इंक्वायरी है, लेकिन जो इंक्वायरी 2G में है वो ट्रायल वाली बात को छोड़कर है। तो ट्रायल वर्ड मतलब ये है। मजिस्ट्रेट पूछता है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अगर व्यक्ति के ऊपर 302 का मुकदमा चल रहा है, लेकिन न्यायालय पूछता है भी आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप कितने भाई बहन हैं, तो इंक्वायरी क्या है? ये इंक्वायरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के इस प्रश्न के पीछे व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है ये पता लगाना नहीं है। ना इससे पता लगेगा कि व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, उसके बाद भी वो हत्या कर सकता है, अनपढ़ हो तब भी कर सकता है। तो इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। जो ट्रायल के दौरान जो इंक्वायरी होती है उसको छोड़कर जितनी भी पूछताछ, जितनी भी इंक्वायरियां मजिस्ट्रेट या कोर्ट करता है सीआरपीसी के तहत, दैट कम्स अंडर इंक्वायरी। तो दो बातें आपको जाननी है कि इंक्वायरी हमेशा मजिस्ट्रेट या कोर्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस करती है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करती है अन्वेषण। पुलिस इंक्वायरी नाम की कोई चीज नहीं होती है, दैट इज पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी हर वह पूछताछ जो ट्रायल नहीं है। ट्रायल का मतलब होता है, ट्रायल का पर्पस होता है टू फाइंड आउट, मतलब गिल्ट, कन्विक्शन या एक्विटल का उद्देश्य होता है। पूछताछ वह पूछताछ जिसका उद्देश्य है कि कन्विक्ट करें या एक्विटल करें, तो वो इंक्वायरी नहीं कही जाएगी। उसके अलावा मजिस्ट्रेट या कोर्ट जो भी पूछताछ करता है सीआरपीसी के तहत, दैट इज कॉल्ड इंक्वायरी। क्लियर है बात ये? तो पुलिस इंक्वायरी अलग, पुलिस इन्वेस्टिगेशन अलग, कोर्ट हमेशा इंक्वायरी करेगी, लेकिन ट्रायल का पार्ट इंक्वायरी नहीं है। ट्रायल इज डिफरेंट, इंक्वायरी इज डिफरेंट। ट्रायल भी कोर्ट करता है, इंक्वायरी भी कोर्ट करती है। तो ट्रायल जो कोर्ट करती है उसका उद्देश्य होता है टू फाइंड आउट वेदर इज गिल्टी और इज इनोसेंट, और इंक्वायरी जनरल पूछताछ जो आपकी है, दैट इज 2G। अब आइए 2H। 2H इज इन्वेस्टिगेशन, अन्वेषण। इसमें क्या है? ऑल प्रोसीडिंग्स अंडर दिस कोड, पहली चीज, फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, दैट इज द कीवर्ड। वह सारी प्रक्रिया जो साक्ष्य एकत्रित करने के उद्देश्य से किया जाए। ऑल प्रोसीडिंग्स डन फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। दूसरा कीवर्ड क्या है? बाय पुलिस ऑफिसर। तो पहली चीज है वह प्रोसीडिंग जो साक्ष्य एकत्रित करने के लिए, कलेक्शन ऑफ एविडेंस। और एविडेंस कौन सा होगा? वो एविडेंस एक्ट तय करेगा। तो वह सारी प्रक्रिया जिसका उद्देश्य है कलेक्शन ऑफ एविडेंस, पहली चीज। दूसरा, कौन कर सकता है? पुलिस ऑफिसर। और तीसरा, एनी पर्सन भी हो सकता है, एनी पर्सन अदर देन द मजिस्ट्रेट हु हैज बीन ऑथराइज्ड बाय द मजिस्ट्रेट। मतलब इन्वेस्टिगेशन क्या है? इन्वेस्टिगेशन इज, पहला चीज, कलेक्शन ऑफ एविडेंस, साक्ष्य एकत्रित करना, एविडेंस है, इन्वेस्टिगेशन है। किसके द्वारा? पुलिस ऑफिसर द्वारा, या फिर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है जिसको कि मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज कर रखा हो। लेकिन मजिस्ट्रेट नहीं आएगा इसमें। मतलब मजिस्ट्रेट कैन नेवर इन्वेस्टिगेट। मजिस्ट्रेट अगर कोई कार्रवाई करता है पता लगाने के लिए, मजिस्ट्रेट कोई चीज करता है, इन्वेस्टिगेशन कोई चीज करता है साक्ष्य एकत्रित करने के लिए,
तो वह इन्वेस्टिगेशन नहीं माना जाएगा। तो इन्वेस्टिगेशन इज बेसिकली एन एक्ट ऑफ कलेक्टिंग एविडेंस, साक्ष्य एकत्रित करने की प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसको कि मजिस्ट्रेट ने ऑथराइज किया हो, बट नॉट अ मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट कैन नॉट इन्वेस्टिगेट, मजिस्ट्रेट हमेशा इंक्वायरी करता है। क्लियर है आपका? 2H और 2 आपका 2G इज इंक्वायरी एंड 2H इज आपका इन्वेस्टिगेशन। ठीक, नेक्स्ट पोर्शन आइए, दैट इज 2R। 2R इज पुलिस रिपोर्ट। Police report means a report forwarded by the police officer to a magistrate under section 173(2). 173(2) मतलब जो प्रोविजन आपका 173 क्लॉज 2 में जो रिपोर्ट पुलिस ऑफिसर देता है मजिस्ट्रेट के सामने, दैट इज कॉल्ड पुलिस रिपोर्ट। सिंपल डेफिनेशन है। और 173(2) में कौन सी रिपोर्ट पेश करता है? वह रिपोर्ट पेश करता है जो कि 154 में एफआईआर लॉन्च करने के बाद स्टार्ट होती है। 154 में एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर दर्ज करने के बाद पुलिस की ड्यूटी बन जाती है कि वह उसका इन्वेस्टिगेशन करेगी, मतलब एविडेंस कलेक्ट करेगी। एविडेंस कलेक्ट करके वो, अब एविडेंस कलेक्ट करने के कई तरीके हो सकते हैं। स्टेटमेंट लेना 161 में, 164 में, चीज़ों को सीज करना, रिकवरी करना, बयान लेना, जो भी चीज़ें हैं, जो भी कार्रवाइयाँ वो एफआईआर होने के बाद एविडेंस कलेक्ट करने में लगाएगी, उसका पूरा एक रिपोर्ट बनाकर वह 173(2) में एक रिपोर्ट बनाएगी और मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। और उसी का संज्ञान 190 में मजिस्ट्रेट लेता है या नहीं लेता है। 173(2) is a police report. Police report is the report submitted by the police officer under 173(2) before a magistrate. ठीक, इसके पहले आपका एक ऑफेंस है 2N। ये अक्सर प्रीलिम्स में आ जाता है 2N ऑफेंस। तो ऑफेंस में केवल ध्यान आपको ये रखना है, मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन। ऑफेंस में एक्ट भी आता है और ओमिशन भी आता है। पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, मतलब ऑफेंस एक्ट भी हो सकता है। ओमिशन मीन्स आपने कोई काम किया, ओमिशन होता है आपकी कोई ड्यूटी थी वो करने की, वो आपने नहीं की, और जो कि किसी कानून के तहत, किसी कानून के तहत वह पनिशेबल है, सजा योग्य है। तो ऑफेंस इंक्लूड्स एक्ट एंड ओमिशन बोथ। जो आपकी ड्यूटी थी आपको करना है लेकिन वो आपने किया नहीं, ये आपने कोई एक्ट कर दिया, पॉजिटिव एक्ट भी और ना करना भी। जो आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, और वो नहीं करना कानून के तहत पनिशेबल है, सजा योग्य है, उसको ऑफेंस कहा जाता है। ऑफेंस इज एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल अंडर एनी अदर लॉ। ये बेसिकली चीज है। उसके आगे वो आप जो आप कैटल ट्रेसपास वाला है वो इंक्लूड्स दैट आल्सो। अब इसके बाद आपका आता है 2W। 2W इज समन केस। तो सिंपल सा मतलब समन केस का मतलब है, समन केस वह केस होता है जो कि वारंट केस नहीं है। अब वारंट केस कौन सा है? वो आपका 2X में है। 2X में क्या है? वारंट केस इज दैट केस जिसमें की सजा 2 साल से ज्यादा की है।
Warrant case means a case relating to any offence punishable with death, imprisoned for life, for a term exceeding 2 years. मतलब कोई भी केस जिसमें कि सजा 2 साल से ज्यादा की है वह वारंट केस कहा जाएगा। इसमें एनी अदर लॉ की बात नहीं करी गई है कि समन केस और वारंट केस क्या होगा, जैसा कि अन्य लॉ में कहा गया है। इसमें सिंपली कहा गया है जिसमें कि सजा 2 साल से ज्यादा है वो वारंट केस कहा जाएगा, और जो वारंट केस नहीं है वो समन केस है। मतलब जिसमें सजा 2 साल से कम की है वो समन केस है एज पर दिस। लेकिन सेक्शन 4 क्लॉज 2 में यह भी लिखा हुआ है कि सीआरपीसी केवल आईपीसी पर लागू होगा, बाकी में वही लॉ प्रोसीजर लागू होगा जैसा कि उस एक्ट में दिया हुआ है। अगर कोई अपराध किसी अन्य एक्ट द्वारा है तो भले यहाँ ना लिखा हुआ है लेकिन उस एक्ट में लिखा हुआ है किसी अपराध को वारंट, तो वारंट केस ही माना जाएगा। वो समन लिखा हुआ तो समन केस ही माना जाएगा वो। लेकिन अगर कोई कैटेगराइजेशन नहीं किया हुआ है तो सीधे सीधे अगर उसमें सजा 2 साल से ज्यादा की है तो वारंट, कम है तो समन केस। इसमें आपको फर्स्ट शेड्यूल नहीं देखना है। समन केस में और वारंट केस में आपको फर्स्ट शेड्यूल नहीं देखना है। सिंपली 2 साल से ज्यादा की सजा है तो वारंट केस, कम है तो समन केस। फॉर आईपीसी अन्य एक्ट के लिए, अगर किसी अन्य एक्ट में कोई अपराध है तो जैसा कैटेगराइजेशन उस एक्ट में दिया होगा वो माना जाएगा, या फिर अगर नहीं दिया हो तो सिंपली यही आपका लॉ चलेगा। तो अब एक और दे रखा है इसमें 2WA। व्हाट इज दिस 2WA? पढ़िए जरा तो, व्हाट इज दिस 2WA? 2WA क्या है? पहले विक्टिम, अब शब्द से क्लियर है, विक्टिम पीड़ित व्यक्ति। सेक्शन 2WA में लिखा हुआ है विक्टिम मतलब पीड़ित व्यक्ति। पीड़ित व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति हु हैज सफर्ड लॉस और इंजरी, वह व्यक्ति जिसको कि कोई क्षति पहुंची है। उस व्यक्ति के द्वारा जिसके ऊपर की उस व्यक्ति के एक्ट या ओमिशन द्वारा, उस व्यक्ति के कृत्य या लोभ द्वारा जिसके ऊपर चार्ज लगा है, आरोप लगा है। मतलब विक्टिम व्यक्ति वह है, पीड़ित व्यक्ति वह है जिस पर जिसको कि क्षति पहुंची है, उस व्यक्ति के कृत्य या लोप द्वारा, एक्ट ओमिशन द्वारा जिस पर कि आरोप लगाया गया है, चार्ज लगा हुआ है, वह पीड़ित व्यक्ति है। मतलब आरोपी व्यक्ति के कृत्य से अगर जिस व्यक्ति को नुकसान पहुंच रहा है, क्षति पहुंची है, वह पीड़ित व्यक्ति है। एक पार्ट। दूसरा पार्ट देखिए इंपॉर्टेंट है, पीड़ित व्यक्ति में शामिल होंगे विक्टिम इंक्लूड्स गार्जियन और लीगल हेयर। जो उस व्यक्ति के गार्जियन होंगे वह भी पीड़ित व्यक्ति में माने जाएंगे, या फिर उसके लीगल हेयर जो कानूनी वारिस हैं आगे जो। तो विक्टिम की परिभाषा में विक्टिम पहली क्या है? विक्टिम मतलब वह व्यक्ति जिसको कि क्षति पहुंची है, उस व्यक्ति के कृत्य या लोप द्वारा जिस पर कि आरोप लगा है। तो पहला चीज विक्टिम का मतलब हो गया जिसको क्षति पहुंची है, एक पार्ट। दूसरा उस व्यक्ति द्वारा जिस पर कि आरोप लगा है, और तीसरा विक्टिम में गार्जियन भी शामिल है। मानिए किसी पर रेप का आरोप लगा है या कोई रेप का पीड़ित महिला है, उसका गार्जियन भी विक्टिम में आएगा, उसके लीगल हेयर भी विक्टिम में आएंगे। तो जहां जहां पर कोई चीज विक्टिम को राइट मिला होगा तो विक्टिम में ये तीनों लोग दावा कर सकते हैं। उस विक्टिम का भूमिका में तीनों लोग आ सकते हैं, दैट पर्सन भी,
गार्जियन भी और आपका लीगल हेयर जो कानूनी वारिस आ गया है। तो ये बेसिकली डेफिनेशन क्लॉज है जो कि सेक्शन 2D में दिया हुआ है। तो इनका विशेष मतलब है बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस का भी, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल का भी, इन्वेस्टिगेशन का भी, पुलिस का भी, पुलिस रिपोर्ट का भी, ऑफेंस का भी, इंक्वायरी का भी, कंप्लेंट का भी, और कंप्लेंट की व्याख्या जो दे रखी है उसका भी, समन केस का भी, वारंट केस का भी, और विक्टिम का भी, और ऑफेंस का भी। तो जितने हम लोगों ने डिस्कस किए इस पर शॉर्ट नोट्स हर एक साल इसमें से एक न एक पर शॉर्ट नोट्स आता है मेन एग्जामिनेशन में, प्लस प्रीलिम्स में कम से कम एक या दो सवाल आते हैं। प्लस इसके आगे के जो सवाल बनते हैं आपके ट्रायल के या किसी और चीज के, तो इनकी व्याख्या क्लियर है तो उन प्रश्नों में भी इसका उत्तर देते हैं। जैसे डिस्कस करिए, डिस्कस ट्रायल ऑन द बेसिस ऑफ अ कंप्लेंट केस। तो स्टार्ट यही करेंगे भाई, कंप्लेंट केस जनरेट होता है सेक्शन 200 से, और वो बातें आती है जैसे कि डिफाइन कर रखा है सेक्शन 2D में। तो हमेशा जिक्र करना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन की बात आएगी तो आपको 2H का जिक्र आएगा ही, चार्जशीट की बात है 2R। तो जितने प्रोविजंस आप प्रोसीजर लॉ में लिखते हैं उतना ही फायदा आपको मिलता है। तो कुछ प्रोविजंस हम लोग चाहते हैं क्लास में कि आपको एकदम से रट जाए, जिसमें कि जो बताया मैंने आपको। आज फिर लिखिए सारे जिसको कि आपको रट डालना है, लिखिए। सेक्शन 1, सेक्शन 2A, सेक्शन 2C, सेक्शन 2D, explanation of section 2D, section 2G, section 2H, section 2L, section 2N, N मतलब नैनीताल, section 2N, section 2R, section 2W, section 2WA, section 2X, section 4 clause 1, section 4 clause 2, section 6, section 25 capital A, section 26, section 41, section 41A, section 82 82, section 83, section 87, section 107 107, सेक्शन 116 116,
सेक्शन 125 से 128, 125, 126, 127, 128। सेक्शन 144, सेक्शन 145, 145। सेक्शन 154, 154। सेक्शन 155, 155। सेक्शन 156 3, 156 3। सेक्शन 161, 164, 167, 173 2, 173 8, 190, 190। सेक्शन 195, सेक्शन 200, 200, 201, 202, 203, 204, 206, 209, 211, 216, 265 कैपिटल ए। सेक्शन 300, 301, 303, 313, 315, 319, 320, 321, 366, 366, 368, 397। उसके पहले लिखिए 395, 395, 397, 406, 436, 436 कैपिटल ए। 437, 438, 439, 460, 461, 467, 468, 482, 482। और लास्ट में आपका है 484। तो ये जो मैंने सेक्शंस आपको लिखाए हैं, आज सोने के पहले इन सेक्शंस के सामने बस केवल आपको एक एक लाइन लिखना है। बेयर एक्ट खोलिए और सोने के पहले
इसके आगे सबके लिख दीजिए किसमें क्या है, एंटिसिपेटरी बेल इसमें ऐसे ऐसे करके। और कल सवेरे उठते ही पहला काम इसको आधा घंटा रटिएगा। और ये काम आप कर लेते हैं तो जब भी नेक्स्ट क्लास आपकी होगी सीआरपीसी की, आपको सारा सेक्शन रटा होगा। लेकिन शर्त यही है कि अभी सोने के पहले आधा घंटा टाइम आप लगाएंगे। इंडेक्स खोलिए, किताब मत पढ़िए, इंडेक्स खोलिए और इंडेक्स में से किस सेक्शन के आगे क्या लिखा हुआ है। और कल सवेरे जैसे उठें, उठने के बाद पहला ही काम आधे घंटा 1 घंटा देखिए सारे सेक्शन से रट लीजिएगा। इतना करने से आपके 5 सवाल प्रीलिम्स में वो सही होंगे जो हमेशा गलत हो जाएंगे। इतना कर लेते हैं तो 5 सवाल आप हर कैंडिडेट से वैसे ऊपर हो गए प्रीलिम्स में। और मेन एग्जामिनेशन में आपको सीआरपीसी में कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो 10 नंबर हमेशा एक्स्ट्रा मिलेंगे। पूरी कड़ी मेहनत आप करेंगे साल भर, तो अगर आपको 50 नंबर मिलते तो केवल ये 2 एक्सरसाइज कर लेते हैं आज, तो आपको उसी में से उतने ही ज्ञान से आपको 60 नंबर मिल जाएगा। इस बात को मान लीजिएगा। कितना भी पढ़ें, कितना भी तैयारी करेंगे, अगर 105 सवाल करके आएंगे आप प्रीलिम्स में, इतना करने से आपका 110 हो जाएगा और मेन एग्जामिनेशन में आपका 10 नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन ये कार्रवाई आज ही, ये कार्रवाई कल करेंगे तब ऐसा नहीं होने वाला है। आप सोचें कल शाम को कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तब ये बेनिफिट आपको नहीं मिलना है। तो लाइफ लॉन्ग के लिए समझ लीजिए आप, अगर आपने एक्सरसाइज अभी कर ली आधे घंटे अभी और 1 घंटे कल सवेरे, लाइफ लॉन्ग यू आर गोइंग टू गेट more than additional 10 marks in the main examination and extra 5 question in the prelims examination। और इतना ही सफिशिएंट है आपको सिलेक्शन दिलाने के लिए। तो ये चीज़ आप करिएगा और टुमारो विल स्टार्ट विद द जनरल स्टडीज। तो ये चीज़ कर लीजिएगा आज ही, आज और कल सवेरे। चलिए, ओके, गुड नाइट एवरीवन।